दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वरघट और आज हम सभी पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी है उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करें। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या होती है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या होती है? अलग अलग राज्यों में अलग अलग रुझानों, अलग अलग बयानबाजों, अलग अलग निवेश, अलग अलग तौर तरीके के सहायक, अलग अलग तरीके के वादे, अलग अलग तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरीके के आंदोलन, अलग अलग तरीके की भाषा संबंधित मूवमेंट। आइए हम बात करते हैं, हमारे ही राज्य से शुरू करते हैं। VRAS विदर्भ राज्य आंदोलन समिति, जो स्वतंत्रता पूर्व से ही डिमांड करती आई है विदर्भ के लिए सन 1938 से, फिर उसे इम्प्लीमेंट करके स्टैब्लिश कर दिया 1960 में। कोई विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की मेंबर्स है वो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। शायद कोई अलग अलग दिन को भी सेलिब्रेट करता होगा तो वो उनकी चॉइस है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने डिमांड उठाई, जो उन्होंने वादे किए थे और सरकार ने विधानसभा में, विधानमंडल में जो एग्री किया था उससे वो मुकर गई, जैसी बांध, किसानों के विकास, आर्थिक निधि से संबंधित। फिर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने सिफारिश की, उन्होंने याद दिलाया कि आर्टिकल 371, मैंने भी इसके पहले बहुत बार आर्टिकल 370 का जिक्र किया हूँ, क्योंकि वो लोगों की लिबर्टी रहती है वही हमें स्वीकारनी पड़ती है। जो लोगों की लिबर्टी रहती है वही हमें स्वीकारनी पड़ती है। हम अपने मन मुताबिक के हिसाब से दूसरों पे थोप नहीं सकते। पहले का दौर अलग था और आर्टिकल 371 में प्रावधान है, जो आर्टिकल उसके संविधान के भाग 21 में टेम्पररी ट्रांजिशंस एंड स्पेशल प्रोविजंस है। क्या है वो स्पेशल प्रोविजंस? विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ के आगे 3-4 डैश लिखी है। स्टेट ऑफ मतलब उसमें कोई चीज इंक्लूड भी हो सकती है और कुछ स्टेट के बाद एक्सेप्ट भी की सकती है, अनइंक्लूड भी हो सकती है। फिर आगे आता है महाराष्ट्र एंड गुजरात के आगे भी वैसी ही है, 3 डैश या स्टार लगे हुए हैं, मतलब गुजरात में भी कुछ जो रीजन है वो यार्ड हो सकते हैं और अनयार्ड भी हो सकते हैं। फिर आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एग्जीक्यूटिव है महाराष्ट्र के, उन्होंने डिमांड की जो मेट्रोस है, रोडवेज है और फ्लाईओवर्स है वो आपस में टकराए नहीं, उनकी आवाजाही सुनिश्चित हो, सुरक्षित हो।
प्लानिंग में कोई गड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, जल्दी डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। तो एक अच्छी बात है, ये भी एक पॉलिटिकल का मुद्दा है, क्योंकि जो ये स्टेज होती है इससे लोग जुड़ते हैं और इस कामों को ही देख के पॉलिटिकल स्टैंड के लिए अपना चॉइस देते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है। कोई भी विदाउट पॉलिटिकल के स्टैंड नहीं बनाता, पॉलिसी नहीं बनाती। क्यों ये पॉलिसी फॉलो करती है, लाती है कि जब भी विधानमंडल या संसद का सत्र हो, विधानमंडल या संसद का सत्र हो, तो उन्हें क्वेश्चन और आंसर मिल जाता है कि हमने हमारे काल में ये अच्छे काम किए हैं, पर उसमें ही उनका इंटरेस्ट होता है कि वो अपने कोई कोई चेयर के लिए करता है तो कोई कोई नहीं करता है, कोई कोई तीनों भी मिक्सिंग होते हैं, चेयर के लिए भी, लोगों के लिए भी, और अपना अस्तित्व रहे उसके लिए भी। फिर महाराष्ट्र सरकार ने अच्छा स्टैंड लिया निवेश पे, रोजगार पे, और जो हेल्थ से जूझ रहे उनको नीति का प्रावधान दिया। गोंदिया में भी ओबीसी का महा आक्रोश मोर्चा रहा। उनकी डिमांड है कि जो ओबीसी रिजर्वेशंस और उनका जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस में, एग्जीक्यूटिव में, वो बरकरार रहे, पर इसकी जो सूझबूझ है, ये डेवलपमेंट है विचारों का, इसके दायरे में, इसके पीछे श्री एडवोकेट प्रकाश जी आम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमेशा ही ओबीसी की वेलफेयर के लिए बात उठाई है, टेक्निकल बात उठाई है, और ओबीसी के लिए ही, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी और अदर समुदाय के लिए भी प्रकाश जी आम्बेडकर साहब वेलफेयर करते रहे। शिंदे गुट के कुछ जो मेंबर्स है, एग्जीक्यूटिव है, उनका कार्य का दौर थोड़ा लड़खड़ा हुआ दिख रहा है। एकनाथ शिंदे नाराज है कि जो सदस्य है वो फुल स्ट्रेंथ के साथ काम करे। तो ये भी एक पॉलिटिकल व्यू है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि कोई सी राज्य में देखा जाए और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। अब आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो कि भाजपा की पॉलिसी के एक्सेप्ट नहीं करता, भाजपा को टेक नहीं करता। डीएमके एमके स्टालिन हमेशा अपने बलबूते पे स्टैंड रहे हैं। वहां पे 3 भाषाई गतिविधियां चल रही है। पहली है रीजनल हिंदी और अंग्रेजी, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये एक्सप्लेन करती है कि राज्यों में तीनों भी भाषा का प्रावधान हो। किसी किसी राज्य ने इसे स्वीकार किया है, किसी किसी ने अस्वीकार किया है, पर एमके स्टालिन अपने बलबूते पे ठाम दिखाई दे रहे हैं। एमके स्टालिन अपने बलबूते पे ठाम दिखाई दे रहे हैं। वहां पे उनकी रीजनल भाषा तमिल, जो कुछ वहां पे रीजनल भाषा कहते होंगे वो, और साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा उधर साउथ में बहुत देखी जाती है, बोली भी जाती है। हिंदी लैंग्वेज को इंक्लूड करने से उधर दिक्कत है। देखिए, संविधान के भाग 17 में 343 आर्टिकल यूनियन की भाषा पेश करता है। यूनियन जो उसको ठीक लगे वो बोल सकता है, हिंदी या अंग्रेजी, ये संविधान का प्रावधान कहता है। आर्टिकल 350A ये प्रावधान देता है कि राज्य में उसकी माई बोली भाषा बोलेंगी।
माई बोली मतलब वहाँ की जो स्टेट की भाषा है, जैसी महाराष्ट्र की मराठी है, तमिल की तमिल होंगी, यूपी की कुछ अलग भाषा होंगी स्टेट की वैसी। फिर यूनियन भाषा हो, अंग्रेजी को साउथ के लोग बहुत प्रावधान देते हैं। तो ये ऐसी त्रिसूत्रीय भाषा के ऊपर पॉलिटिक्स होती आ रही है। हम हिंदी को थोपने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में कई बार मनसे ने भी कहा हम हिंदी को लागू नहीं करेंगे, हिंदी को अपोज किया है। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी के साथ साथ अंग्रेजी भी भाषा बोली जाती है। एक बार मैं गांव जा रहा था, बस में बैठा था, तो बस का ड्राइवर बोल रहा था कि नागपुर के लोग मराठी नहीं अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं। तो उन्हें भी हम थोड़ा बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं कि हमें विकास की ओर ले गए, हमें विकास की ओर ले गए। फिर आते हैं लोकसभा विधानसभा। वहां के बीजेपी के प्रेसिडेंट है तमिलनाडु के, वहां के बीजेपी के प्रेसिडेंट है तमिलनाडु में। उन्होंने कहा कि 2026 में तमिलनाडु का जब विधानसभा का इलेक्शन आएगा तो हमें इस तौर पे काम करना है कि ऐसी लगना चाहिए कि सभी सीटों पे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी की ही सीट है, वो ही इस सीट पे निहित है। ये एक पॉलिटिकल स्टैंड होता है। फिर कुछ आरोप भी लगे एम.के. स्टालिन के सरकार के ऊपर कि एम.के. स्टालिन जो वहां की सरकार है, उन्होंने झूठे वायदे अविकास के काम किए हैं और अपने भरोसे के प्रति संयम में नहीं उतरी है। फिर आता है आज का दौर, जनरेशन जेड। भारत में लगभग 90% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे शरीर को अस्त व्यस्त करता है, मेंटलिटी हेल्थ को गड़बड़ाता है, स्ट्रेसनेस लाता है। तो ये भी एक पॉलिटिकल स्टैंड है। हमको न्यूज सुनते हैं और ये एक दूसरे से कनेक्ट है जनरेशन, इसके बिना एक दूसरे को अलग नहीं देखा जा सकता या अलग से नहीं देखा जा सकता। यूनिसेफ ने यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल क्लाइमेट चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड तक जिसको भी आपदा होता है तो ये यूनिसेफ उनको प्रोवाइड करती है, कुछ गाइडलाइंस देती है कि हमें उनका फॉलो करना चाहिए। ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, ये सभी देशों के लिए है। इसकी गाइडलाइंस फॉलो ही करनी पड़ती है सब देशों को। तो ये ऐसी हमारी पॉलिटिकल व्यूज रहता है, सब संविधान के प्रावधानों से चलता है। मैं लोगों को बार बार बता रहा हूं कि सब संविधान के प्रावधानों से चलता है। संविधान के प्रावधान है, इसलिए हम अपनी जिंदगी में गतिविधियां कर रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सचमुच शेयर, सब्सक्राइब और लाइक्स करना ना भूले। और एक हमारे चैनल्स पे व्यूज नहीं आ रहे थे, मैं भी कुछ स्ट्रेस हो चुका था, तो मुझको शायद कुछ मेरी मोबाइल की टेक्निकल दिक्कतें मिली, तो शायद अब व्यूज आ सकते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाए। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नई बात के साथ।